जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपका 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, DNA की खोज जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने नहीं किया था। DNA का सर्वप्रथम खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। नाम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, नाम याद रखना है, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। तो देखिए, एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। इसका याद रखना है, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में सर्वप्रथम DNA को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, मानव शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सामान्य मनुष्य शरीर का तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, हम आपको इसको निकालने के लिए भी बताए थे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, 9/5C + 32। तो देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि C का मान दिया गया है 40, तो इस जगह आपको 40 रखना है। तो क्या बनेगा, 9/5 × 40 और प्लस 32। अब देखिए, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में, तो 8 × 9 करेंगे तो 72 + 32 104 आता है। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डायनेमो में उल्टा होता है, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और डायनेमो जो है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है कितना पानी होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो लगभग होता है 70% पानी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, लगभग 2/3 पानी यानी कि 70% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब की इकाई क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, दाब क्या होता है? किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर क्या सूत्र होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ध्यान रखना है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि, इसका रीजन क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे। तो देखिए, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि, तो देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्य कोश पर नाभिक का क्या होता है,
आकर्षण बल घट जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षाएं फैलती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, कोयले में सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला जो होता है वो है एंथ्रासाइट और सबसे लो क्वालिटी का कोयला जो है वो है पीट। अब बात करते हैं बिटुमिनस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये लगभग 80% होती है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, विद्युत चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और विद्युत चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोधकता। याद रखना है, 1/प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? विद्युत चालकता। और प्रतिरोधकता बराबर होता है 1/विद्युत चालकता। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो विद्युत चालकता की जो इकाई होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महो प्रति मीटर। इस तरह से, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, महो प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील कार्बनिक यौगिक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा HCHO जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा प्रांचल पदार्थ की ऊष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए आंसर बताएंगे। कौन ऊष्मागतिकी अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा कार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखा गया है, उसके एक गोला दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखा गया है, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उनका अनंत प्रतिबिंब बनता है, यानी कि असंख्य बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है 360/θ। इसी सूत्र से प्रतिबिंब की संख्या निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, दो समांतर दर्पण है, यानी कि एक दर्पण इस तरह से है, एक दर्पण इस तरह से है और इसके बीच में वस्तु है। तो देखिए, एक दर्पण इधर हो गया, एक दर्पण इधर हो गया, तो इसके बीच का कोण क्या बनेगा? θ 0 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 360 बटे कितना कर देंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, जब 360/0 करेंगे तो ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इनडिफाइंड, यानी कि इसका राइट आंसर असंख्य हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होगा? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है ये बढ़ती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का एक कारण है। चलिए आंसर करेंगे। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का एक कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है डॉपलर का प्रभाव है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के तट पर अल नीलो धारा प्रकट होती है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है? तो देखिए, ये होता है पेरू के तट पर। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पेरू के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, इस बुक का जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप लोगों को एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर जरूर देखिए। तो देखिए, किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी?
इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन विक्रम चोल। याद रखना है, विक्रम चोल की उपाधि त्याग समुद्र थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए विक्रम चोल जो है ये कुलोत्तुंग, यहाँ पे लिख देते हैं कुलोत्तुंग, ये कुलोत्तुंग का पुत्र था विक्रम चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थल चंदहुदड़ो से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब होगा चंदहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में समृद्धि स्थिति में था, पुरातात्विक उत्खननों से प्रकाश में आया है। कहाँ? मथुरा में, पावा में, वल्लभी में या वैशाली में। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, मथुरा में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए ये राजाओं के नाम है और इधर जो है रानी के नाम दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी ये भी सही है। लेकिन कुमार गुप्त का कुमेर नागा नहीं होगा, कुमार गुप्त का क्या होगा? इसका क्या बन जाएगा? अनंता देवी। याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम था अनंता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुखाकृति किस ग्रीक देवता पर आधारित थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुखाकृति जो है ग्रीक देवता अपोलो पर आधारित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक देवता अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक सामान्यतः उपासक थे। किसके उपासक थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए चोल शासक सामान्यतः जो है शिव के उपासक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शिव के उपासक थे। और देखिए चोलों के समय में ही वैष्णव एवं शैव मतों का व्यापक प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूफी संतों में से कौन 7 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी था? चलिए आंसर बताएंगे कौन था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो जो बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया 7 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी था और ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सम्मिलित नहीं था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सम्मिलित नहीं था। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए खरमत नहीं होगा, यहाँ पे घरमत कर लेंगे। घरमत का युद्ध जहांगीर के द्वारा नहीं लड़ा गया था, ये लड़ा गया था औरंगजेब। घरमत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना की विजय हुई थी। तो याद रखना है सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पंजाब में। जो ही बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई थी किसके शासनकाल में? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई थी ये एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में, आप सभी जानते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। तो जो ये बच्चे देखिए इसमें बैकाल झील नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बैकाल झील। जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा।
इसकी गहराई 1940 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा नहीं गुजरती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, किस देश से होकर। तो देखिए मकर रेखा जो है ये कुल 12 क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका ऑप्शन ए जो है बोलिविया, इससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। बाकी पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन सभी से होकर मकर रेखा गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन है? चलिए, तो देखिए सबसे अधिकतम घनत्व वाला जो देश है ये पश्चिमी यूरोप में है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पर है? पश्चिमी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल सागर में लवणता बढ़ती है। फटाफट से आंसर करेंगे, किधर से किधर बढ़ती है। तो देखिए लाल सागर में लवणता जो है ये दक्षिण से उत्तर बढ़ती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्षोभ सीमा पृथक करती है। सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं क्षोभ सीमा ये किसको पृथक करती है, ये किसके बीच में है। तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच एक संक्रमण पेटी स्थित है, जिसे क्षोभ सीमा बोला जाता है। और ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को पृथक करती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नांकित जनजातियों में किसका जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऐसे तो गोंड जनजाति जो है जनसंख्या उसका प्रतिशत सर्वाधिक है, लेकिन ऑप्शन में गोंड नहीं है। तो इसके दूसरे स्थान पर कौन है? भील आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए कौन सी विशेषता विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह प्राथमिक आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न अधिकार जनसंख्या। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है कि अगर ये सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो देखिए ना ही उच्च न्यायालय, ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और वह सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए में देखिए वह संसद का एक संगठक है, बिल्कुल सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। चलिए आंसर बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आपको यहाँ से दो आर्टिकल को याद रखना है, एक आर्टिकल 32 और दूसरा 226। तो देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन न्यायपालिका। पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना के लिए
अनुशंसा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन देख सकते हैं, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये एक क्या है? ये एक विधिक अधिकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा विघटित हो जाती है कितने वर्ष बाद? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा की सबसे पहले बात करते हैं। लोकसभा की एक निश्चित कालावधि होती है और उसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए तो देखिए विधि का समान संरक्षण वाक्यांश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो ये है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर बताएंगे। मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची होता है निर्वाण। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए घर से यहाँ पे से आ रहा है, तो देखिए इस घर से यानी कि अपादान कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन अपादान कारक। देखिए इसमें से का मतलब होता है क्या? अलगाव। तो जिसमें अलगाव का बोध आता हो, भाव आता हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। और एक होता है करण कारक में से, तो करण कारक का नहीं है। यहाँ पे देखिए रामू घर से निकला यानी घर से अलगाव हो रहा है तो इसमें अपादान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद होता है, अति प्लस आचार होता है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम के सिपाही का लेखक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कलम के सिपाही का लेखक है अमृत राय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए ये किस विधा की कृति है? चलिए तो देखिए मुझे चांद चाहिए ये 1993 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपन्यास है। तो फ्रेंड्स आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन दिल को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।